पिछले लेक्चर्स में हम दो प्रकार के फिल्टर्स का अध्ययन कर चुके हैं। पहला फिल्टर शंट कैपेसिटर फिल्टर था और दूसरा फिल्टर सीरीज इंडक्टर फिल्टर था। शंट कैपेसिटर फिल्टर का बेसिक प्रिंसिपल यह था कि यह डीसी को रोकता है। चूंकि कैपेसिटर का इंपीडेंस XC इक्वल टू 2πfc होता है और डीसी के लिए f का मान शून्य होने के कारण XC इनफाइनाइट प्राप्त होता है। इस कारण डीसी कैपेसिटर से पास नहीं हो पाती, जबकि एसी के लिए कैपेसिटर का इंपीडेंस फाइनाइट होने के कारण यह कैपेसिटर से पास हो जाती है। इसके उलट दूसरी तरफ जो कॉइल है उसका इंपीडेंस डीसी के लिए शून्य होता है, क्योंकि XL इक्वल टू 2πfL और f का मान 0 होने की वजह से XL शून्य प्राप्त होता है, जिसका सीधा आशय है कि कॉइल डीसी को पास होने देती है, जबकि एसी के लिए इसका इंपीडेंस फाइनाइट होता है और वह उसे कुछ हद तक रोक लेती है। परंतु हमने ये भी देखा था कि इन दोनों फिल्टर से प्राप्त होने वाली धारा पूर्णतः एसी पूर्णतः डीसी नहीं होती। जो धारा होती है आउटपुट धारा, उसमें कुछ हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। दोनों प्रकार के फिल्टर्स को, यानी कि कैपेसिटर को और इंडक्टर को या कॉइल को एक साथ यूज कर लिया जाए तो निश्चित रूप से यह एक प्रभावी फिल्टर हो सकता है, जिससे उर्मिका का मान घटाया जा सकता है या हार्मोनिक्स को कम किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम एलसी फिल्टर का अध्ययन करेंगे। एलसी फिल्टर, तो एल और सी को हम कंबाइंड कर दें तो इस कॉम्बिनेशन से जो फिल्टर मिलेगा उसे एलसी फिल्टर कहते हैं। और इस फिल्टर की एफिशिएंसी एल और सी को इंडिपेंडेंटली यूज करके बनाए गए फिल्टर से अच्छी होती है। और इसका और जो दूसरा नाम है वह एल सेक्शन फिल्टर है, चूंकि एल और सी के कॉम्बिनेशन से जो फिल्टर बनता है उसकी शेप इंग्लिश के वर्ड एल की तरह होती है। तो यह एलसी फिल्टर का सर्किट है। ये एल कॉइल यूज की गई है और यह सी यानी कि कैपेसिटर यूज किया गया है। ये जो शेप है वो इन्वर्ट एल की तरह है, इसलिए इसको एल सेक्शन फिल्टर भी कहते हैं। यह रेक्टिफाइड आउटपुट इस फिल्टर को दी गई है, यानी कि हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर से प्राप्त होने वाली आउटपुट को यहां दे दिया गया है। तो थ्योरी, बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब यह रिपल को किस तरह से कम करेगी वह कैलकुलेशन देखते हैं। यदि आप फुल वेव रेक्टिफायर के साथ एल सेक्शन फिल्टर को यूज करें तो उसका सर्किट डायग्राम
इस प्रकार प्राप्त होगा। ये आउटपुट यहां मिल रही है, इस आउटपुट को हमने एल सेक्शन फिल्टर को दे दिया है और इस सी के अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया गया है, जैसा कि हम पहले लगाते थे। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टकारी से जो स्पंद मान वोल्टता प्राप्त होती है वह वोल्टता V0 इक्वल टू 2EM ओवर पाई माइनस 4EM ओवर 3 पाई कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 4EM ओवर 15 पाई कॉस ऑफ 4 ओमेगा टी एंड सो ऑन प्राप्त होती है। यह जो पूर्ण तरंग दृष्टकारी से पल्स प्राप्त होती है उसका फूरियर एनालिसिस करने पर प्राप्त होगी। इस समीकरण में जो पहला टर्म है 2EM ओवर पाई, यह इस फिल्टर के इनपुट पर डीसी को प्रदर्शित करता है, यानी कि फिल्टर के इनपुट पर दी गई डीसी EDC इक्वल टू 2EM ओवर पाई है और इससे IDC इक्वल टू, अगर आप लोड रेजिस्टेंस का से इसको डिवाइड कर दें EDC को तो IDC प्राप्त हो जाएगी, जिसका मान 2EM ओवर पाई RL प्राप्त होता है। यदि हम जो हायर हार्मोनिक्स प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पे कॉस ऑफ 4 ओमेगा टी, आगे कॉस ऑफ 6 ओमेगा टी, इस तरह की जो टर्म्स प्राप्त होंगी उन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दें तो यह जो सेकंड टर्म है इस इक्वेशन की, यह इनपुट पर AC को व्यक्त करती है, जिसका मान EAC इक्वल टू 4EM ओवर 3 पाई कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्राप्त होता है। 2 ओमेगा इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने यह एनालिसिस फुल वेव रेक्टिफायर के लिए किया है और फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। यह पूर्व में डिस्कस किया जा चुका है और XC यहां पे 2 ओवर ओमेगा C होगी और XL 2 ओमेगा L होगा। इस प्रकार इस समीकरण से EAC से अगर हम IAC ज्ञात करना चाहें तो IAC का मान EAC ओवर 2 ओमेगा L माइनस 1 ओवर 2 ओमेगा C प्राप्त होगा। माइनस साइन इन दोनों के बीच में इसलिए आया है कि कॉइल और कैपेसिटर का इंपीडेंस एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। यह 2 ओमेगा L माइनस 1 ओवर 2 ओमेगा C नेट इंपीडेंस है, इसलिए AEC को अगर नेट इंपीडेंस से डिवाइड कर दें तो आपको IAC प्राप्त हो जाएगी और यहां पे अगर EAC का मान रख दें तो IAC का मान प्राप्त होगा 8EM ओमेगा C ओवर 3 पाई इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 कॉस ऑफ ओमेगा टी, और इसका अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालें तो IRMS की वैल्यू, इसको आप 0 से t तक इंटीग्रेट कर दें, 1/t से डिवाइड करते हैं और इस टर्म का आप इंटीग्रेशन दे लें और यह जो टर्म है एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की टर्म है जिसका मान 1 ओवर रूट 2 होता है। इसलिए IRMS का मान 8EM ओमेगा C ओवर 3 पाई इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 इंटू 1 ओवर रूट 2 प्राप्त होता है। इस IRMS के मान से यदि आप जो कैपेसिटर C है उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना चाहें तो यह ERMS वोल्टेज होंगे और ERMS का मान
IRMS ओवर 1/2 ओमेगा सी प्राप्त होगा। तो यही RMS वोल्टता लोड पर प्राप्त होने वाली AC वोल्टता है और जिसका मान IRMS के मान को रखकर ज्ञात किया जा सकता है, जो कि EAC इक्वल टू 4EM ओवर 3√2 पाई इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 होगा। और यदि हम रिपल फैक्टर R का मान ज्ञात करना चाहें तो जैसा कि आप जानते हैं इसका मान उर्मिका वोल्टेज या AC वोल्टेज का इफेक्टिव वैल्यू और DC वोल्टेज की वैल्यूज के अनुपात के बराबर होता है। तो आप EAC और EDC के मान यहाँ रख के अगर आप R ज्ञात करेंगे तो आपको √2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 प्राप्त होगा। और √2/3 इसको सॉल्व करें तो 0.47 ओवर 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 यह रिपल फैक्टर L सेक्शन फिल्टर के लिए प्राप्त होता है। चूंकि ओमेगा स्क्वायर LC जो टर्म है इसका मान 1 की तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए 1 को यहां निगलेक्ट कर सकते हैं और 1 को निगलेक्ट करने पर जो रिपल फैक्टर प्राप्त होगा वह R इक्वल टू 0.118 ओवर ओमेगा स्क्वायर LC के बराबर होगा। यदि आप इसे फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखना चाहें तो यह मान 0.118 ओवर 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर LC के बराबर होगा, जो कि यहां पर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई F है। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि उर्मिका गुणांकार आवृत्ति के वर्ग के, प्रेरकत्व के मान के तथा धारिता के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः उर्मिका के मान को कम रखने के लिए आवश्यक है कि L और C के मान अधिक हो। F के मान को हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि यह मान तो हमें जो रेक्टिफायर के आउटपुट से प्राप्त हो रहा है वही रहेगा, पर हम L और C के मान को इस प्रकार चूज कर लें कि यह मान पर्याप्त ज्यादा हो तो R के मान को हम कम कर सकते हैं। इस प्रकार आपका LC सेक्शन से रिपल फैक्टर को L और C के मान को एडजस्ट करके या चूज करके यथासंभव कम कर सकते हैं। थैंक यू।